वे सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट का फायदा उठा रहे थे, परंतु 5 अगस्त 2022 को जो सर्कुलर आया वो इस प्रकार के बच्चों के ऊपर गाज की तरह गिरा और उनका भविष्य तुरंत अधर में लटक गया। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जो बजट प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वे सभी जो भी कुछ सूक्ष्म सा अमाउंट दिल्ली सरकार रीइंबर्समेंट के तौर पर देती है उन बच्चों की एवज पे, उसके आधार पर उन बच्चों को हम शिक्षा देते रहते हैं। अब ना तो उसका पैसा दिल्ली सरकार देगी और ना ही वह पेरेंट वह पैसा देने की स्थिति में है। इस स्थिति में उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। मंच पर सर्वप्रथम कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स के संरक्षक डॉक्टर आर.के. शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। जो हमारे मध्य एक EWS के पेरेंट उपस्थित हैं, श्री बच्चा लाल पंडित जी, प्राइवेट लैंड स्कूल एसोसिएशन ट्रस्ट PLPST के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी से कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। उनके अध्यक्ष श्री R.C. जैन जी से कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। डीसा के अध्यक्ष श्री सतवीर मावी जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अनिल गोयल जी पूर्व निगम पार्षद भी हैं। सर्वप्रथम मैं उन एसोसिएशंस के नाम पुकार रहा हूं जो इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं, साथ चली हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका पुरजोर समर्थन रहा है। साउथ दिल्ली प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जोन 22, अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, ऑल दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो अनौपचारिक तौर से जो आज का ये विषय है और जो हमारे साथ घटित होने वाली डे टू डे की घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री चंद्रकांत जी को कृपया मंच पर आकर इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। प्राइवेट स्कूल के चलाने वाले लोगों की इज्जत का छिया लेदर जिसे कहते हैं, उस तरीके से उछाला है कि एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि इन स्कूल चलाने वालों से जलेबी बिकवाएंगे, पकौड़े तलवाएंगे। यह शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है और ये शिक्षा मंत्री अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री का स्वयंभू जिसे कहते हैं जो स्वयंभू राजा, उस प्रकार के स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री। 7 साल 8 साल में बहुत काम भी किया इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में। तो काम क्या क्या किसी भी अभिभावक से पूछिए या किसी भी विद्यालय संचालक से पूछिए या दिल्ली के किसी नागरिक से पूछिए, निवासी से पूछिए, तो भाई शिक्षा में काम हुआ? तो हाँ। तो क्या हुआ? तो स्कूल बड़े अच्छे सुंदर बन गए। तो इस दिल्ली सरकार की सबसे पहले उपलब्धि रही है कि 8 साल में केवल स्कूल की बिल्डिंग बनाई है और जिस कमरे को बनाने में निजी व्यक्ति 4 लाख में बनाता है, अगर उस कमरे को बनाने के लिए आपको फंड 30 लाख का दिया जाए तो झोपड़ा नहीं, हर व्यक्ति महल ही बनाएगा। 5 अगस्त 2022 को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक बड़ा ही दमनकारी और क्रांतिकारी, मैं दमनकारी भी कह रहा हूं, क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि उनकी नीयत खराब है। वो चाहते नहीं है पब्लिक स्कूल चले और इतनी हिम्मत भी नहीं कि सारे पब्लिक स्कूल को बंद कर दें, क्योंकि अपने बच्चों को तो किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है। तो मैं मित्रों बोल रहा था कि 5 अगस्त 2022 को दिल्ली सरकार द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया, जिस सर्कुलर में यह कहा गया कि जिन विद्यालय संचालकों ने EWS और DG कैटेगरी के जो गरीब बच्चे हैं
उनकी करुणा भरी पुकार सुनकर, उनके माँ बाप की रिक्वेस्ट सुनकर कि ऑफलाइन एडमिशन हमारे बच्चे को अपने विद्यालय में दे दीजिए, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने की सजा दे रहे हैं। और सजा भी स्कूल वालों को नहीं दे रहे, उन अभिभावकों को दे रहे हैं जिनका विश्वास अब तक दिल्ली सरकार नहीं जीत पाई है। किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूल टिके रहे, चाहे एक बच्चे को पढ़ाने में पैसा जितना मर्जी लग जाए। आप सभी जानते होंगे, मैंने लगभग आज से 7 वर्ष पहले एक आरटीआई लगाई थी, जिस आरटीआई में बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि सरकारी स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने में जो खर्चा आता है, वह खर्च लगभग उस वक्त 6,000 के आसपास आना था। उसके बाद दिल्ली के इस क्रांतिकारी सरकार ने बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए। 4 लाख का कमरा 30 लाख में बनाना शुरू किया। बजट 30% 40% केवल शिक्षा का, पूरे दिल्ली का जो बजट है उसका 30% 40% केवल शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। तो आज की डेट में अगर सरकारी स्कूल में कोई एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पढ़ाई में खर्चा ये 10,000 से ज्यादा है पर मंथ। और उन्हीं बच्चों को अकाउंटेबिलिटी के साथ जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वहां पर एक बच्चे पे जो खर्चा आता है, या तो आपकी फीस जो मिनिमम है जो भी है 500, 600, 1000, 1200, 2000, सरकार 2240 रुपए में ही एक बच्चे का काम चलाए। इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जहां सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे 10,000 का खर्चा आ रहा है, वही 10,000 में 4 बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ। क्योंकि जितने भी दिल्ली के ये 2200 जो बजट स्कूल हैं, इनके मैनेजमेंट और अभिभावक के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं रहती है। ये जब चाहे बहुत आसानी से मिल लेते हैं और उनकी छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान देन एंड देयर तुरंत किया जाता है, क्योंकि वहां प्रिंसिपल और मैनेजर से और चेयरमैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये लोग वास्तविक रूप से समाज सेवा करते हैं, वास्तविक रूप से शिक्षक होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा काम क्या है। ये भारत के इतिहास में पहले बार ऐसा कोई कानून या सर्कुलर बना होगा कि जिसे इंप्लीमेंट लागू आज किया, बनाया आज जा रहा है, लागू 4 साल पहले से किया जा रहा है। मतलब सारी सीमाएं लांघ देना। क्यों? क्योंकि ये जो बजट स्कूल के प्रतिनिधि लोग हैं, ये बजट स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, अपने आप में आतंकित, भयभीत रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अपने लिए लड़ने के लिए नहीं आए, हम उन बच्चों के लिए लड़ने के लिए आए हैं, उन बच्चों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर आए हैं कि जिनका हनन करने का जो एक सर्कुलर हमारे शिक्षा विभाग ने हमारे, हम लोग जितनी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संस्थाएं का मतलब जितनी बड़ी बड़ी ये पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो गई वो हमेशा अपना वेलफेयर पहले सोचती है और पब्लिक का वेलफेयर बाद में सोचती है। और जो आज भाई गोस्वामी जी ने इतना सुंदर सभी को एकत्रित किया है, और किस बात के लिए एकत्रित किया है कि वे बच्चे जिनका की सरकार एडमिशन एक प्रकार से निरस्त करने जा रही है, उन बच्चों का एडमिशन खतरे में ना पड़े, उन बच्चों की पढ़ाई खतरे में ना पड़े, हम उसके लिए लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सभी को अपने पूरे जोन 22 एसोसिएशन की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आज हम सभी के बीच में आकर के बैठ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एसोसिएशन अब जोन स्तर पर नहीं, पूरी दिल्ली स्तर के ऊपर आ गई है। अब वो 50,000 को जो 40 बच्चों से ले रहे हैं, 1,000 की जगह मेरी फीस कितनी हो गई? 1250, राइट? अब वो कहते नहीं, इसमें से 10 बच्चे आप फ्री पढ़ाओ, खर्चा मेरा 85,000 है। अब वो 50,000 में कितने बच्चों से ले रहा है? 30 बच्चों से। फीस कितनी होगी मेरी? 1700। अब 1700 में फीस हो गई। उसके बाद कहते हैं 10 बच्चे, इनको आप कॉपी किताब, जूते जुराब, 2 ड्रेस गर्मी की, 2 सर्दी की, और हर वो चीजों को पढ़ने के लिए जरूरी है। लोग मान, एक बच्चे में 10,000 रुपये खर्चा आता है, वो 3 बच्चों में फिर डिवाइड कर दो, यानी कि 10 बच्चों का खर्चा 30 बच्चों को डिवाइड कर दो, 3300 रुपये आ गया, यानी कि 300 रुपये महीना।
1700 रुपए हो गए 2000। अब मुझे क्या मिला? मुझे तो पहले भी 50 मिलते थे, आज भी 50 मिल रहे हैं, पर जो पेड्स का तीर था वो किसी तरफ आया कि इन्होंने 1000 का 2000 कर दिया। अरे मेरे को मिला क्या? उस 50,000 में स्कूल वाले को मिला क्या? ये तो एक एक्सपेक्ट मैं रखता हूं। जो लोग कल मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैंने फीस बढ़ा दी, जो लोग कल मेरे से कहते हैं कि स्कूल फीस बढ़ाता है, एक मुद्दा मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो बात मैंने वहां एजुकेशन सेक्रेटरी के सामने कही, मैंने कहा मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, दे आर फी पेइंग बच्चे, राइट? आपका शिक्षा का अधिकार कानून है, आपने कहा कि नहीं आप 40 ही बच्चे पढ़ाएंगे। 10 बच्चे फीस देने वाले बाहर हो गए, जो फीस देकर बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, उसमें से कहा अब 10 बच्चे आप EWS की ओर पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 10 बच्चे और बाहर हो गए। अब ये जो 50 में से 20 बच्चे जो फीस देकर पढ़ना चाहते थे, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, वो गवर्नमेंट स्कूल में तो जाएंगे नहीं, वो टेबल के नीचे से रास्ता ढूंढेंगे या दिल्ली के बाहर जाएंगे। स्कीम आपने आईटी लागू की, क्या सोच के लागू की? इन 20 बच्चों के लिए आपने नए स्कूल बनाए? अजय भाई, ये जो 20 बच्चे आपके इस सिस्टम के कारण बाहर हो गए, इनके लिए आपने स्कूल बनाए? ये 2 इशू ऐसे हैं जो इस आरटी को आज भी 5% से ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होने देने सफल नहीं हुआ है। लाई थी 1400 बच्चे अगर आपके 9th क्लास में हैं तो 12th तक आते आते 600 ले जाते हैं, 700 ले जाते हैं। दिल्ली सरकार 9th क्लास में बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को फेल करती है और उनको फिर जबरदस्ती कहती है कि तुम ओपन स्कूल से पढ़ो। और जो पास भी होते हैं 9th क्लास में, वो मेरे स्कूल से जाते हैं, आपके स्कूल से जाते हैं, वही पास हो गए। बताओ, ओपन स्कूल इसलिए बने थे कि भाई तो जो काम करने वाला बच्चा है वो अपना पढ़ सके। तुमने तो भट्टी बना दिया सरकारी स्कूलों में। 11th में इतने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं जबरदस्ती ऑनलाइन। हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। सब्जेक्ट टीचर भेज देते हैं 10th और 12th में। मैंने तो कह दिया था परसों, मैंने कहा 99% जब 9% रह जाएगा, लवली की तरह 10th और 12th में सब्जेक्ट टीचर भेजने बंद कर दो, या पब्लिक स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर डाल दो और गवर्नमेंट स्कूलों का डाल दो। पब्लिक स्कूलों का गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का पब्लिक में, पता चल जाएगा दिल्ली कहां खड़ी है। आपको रियम्बर्स हो जाना चाहिए। मुझे कोई तारीख याद ऐसी नहीं आती पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से, कि ऑनगोइंग ईयर में कभी हमें पैसा रियम्बर्स हुआ है। ये भी एक समस्या है। हम जो रियम्बर्समेंट के नाम पर सरकार ढोल पीटती है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, क्या करते हैं, उसका भी खुलासा जनता के समक्ष होना चाहिए, ताकि जनता की आंख खुले कि हमको सरकार किस प्रकार से बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। यह मैटर भी हम एलजी साहब के पास ले जाना चाहेंगे। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के मुताबिक और आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था नेबरहुड में होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आरटी 2009 में मेंशन है। और उसी के चलते जो गवर्नमेंट स्कूल की आपका एरिया वो है और आपका एरिया ये है, पेरेंट को दिनों रात चक्कर गोल 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 घुमाते रहते हैं। दूसरी तरफ यदि हम कहते हैं कि साहब अगर नेबरहुड में स्कूल देना है तो कृपया लैंड नॉर्म्स कम कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जगह घटी है, बड़ी नहीं है, जनसंख्या बड़ी है, घटी नहीं है। नहीं जी, वो तो हम नहीं कर सकते। अरे साहब, क्यों नहीं कर सकते? आपके हाथ में है। बहुत से स्टेट्स में जो जगह है, जो लैंड है, उसको हॉरिजॉन्टली ना काउंट करके वर्टिकली काउंट किया जाता है। क्या दिल्ली का एरिया बढ़ गया? क्या गुड़गांव भी दिल्ली के बीच में आ गया? क्या बहादुरगढ़ भी दिल्ली के बीच में आ गया? या फरीदाबाद भी दिल्ली के बीच में आ गया? ऐसा नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है।